राज्य एवं संघ राज क्षेत्र, इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? 2 नामों से किया गया है, एक भारत और एक इंडिया। इंडिया दैट इज भारत बोला गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन यानी संघ होगा। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो यह संसद में निहित है अनुच्छेद 3 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? यह संसद में है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में देखें तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमा या नामों में इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, संसद में, वो भी साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति में 240(1)(a) के तहत अंडमान और निकोबार आइलैंड, 240(1)(b) के तहत लक्षद्वीप, 240(1)(c) के तहत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव और 240(1)(e) के तहत पुदुचेरी में है। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव बना दिया गया। तो जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एक बना दिया गया। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कथन कह रहा है भारत संघ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भारत संघ राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की संघीय संसद को शक्ति प्राप्त है। तो कारण सही है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति लेना आवश्यक नहीं है, संसद स्वयं कर सकती है। यहाँ सर्वोपरि है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन कर दे, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर दे या फिर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दे। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत। तो दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों को समझना होगा। जब प्रवेश या स्थापना करनी है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। बाकी नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. धर कमीशन ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी और पंडित नेहरू, सरदार पटेल और प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, जिसे जे.पी. जितनी भी कमेटियां बनाई गई सभी भाषा को राज्यों के गठन की
जो है आधार नहीं माना था। सभी ने कहा था कि अगर हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं तो वह ज़्यादा हितकर होगा। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा पहली अनुसूची में। भारत में संघ शासित प्रदेश 8 हैं इस समय। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों में से 19 प्रतिनिधि आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को बनाए गए। इसके द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं प्रदेश हैं। संघ राज क्षेत्र में अंडमान और निकोबार समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव एवं पुदुचेरी हैं। ये 8। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिया गया था। सही कथन देखना है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। दीव खंभात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंभात में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया था। दादरा और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगालियों के शासन के अधीन थे। तो सभी सही है। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 36वां संविधान संशोधन करके। इसके पहले 35वां संविधान संशोधन करके जो है सिक्किम को संघ में शामिल किया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। राज्यों के गठन का सही क्रम देखें तो सबसे पहले हरियाणा का गठन किया गया, गोवा, झारखंड और तेलंगाना 2014 में। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्रम में है। सिक्किम पहले हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में 1 नवंबर 2000 को आया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को आया और झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया। हरियाणा का गठन 1966 में किया गया। हिमाचल प्रदेश का 1971 में किया गया और सिक्किम का 1975 में किया गया। यानी क्रम देखा जाए तो पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को की गई और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को की गई। क्वेश्चन में इन सब की क्रम के बारे में आता है। हरियाणा का निर्माण 1966 में गठन किया गया। महाराष्ट्र का गठन 1960 में किया गया और राजस्थान का गठन 1958 में किया गया। तो पहले राजस्थान आएगा उस गठन के तौर पे, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा। नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में गठित किए गए नए। सत्य कथन देखना है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया। सही कथन देखना है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों की गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दी थी। दोनों सही है। भारत के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। और भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन किस राज्य का हुआ? आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया।
बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से किसी विशेष श्रेणी का कभी दर्जा नहीं दिया गया। तो बिहार राज्य को कभी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया और बिहार राज्य अभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने में लगा हुआ है, समय समय पर डिमांड करता रहता है। अगला टॉपिक नागरिकता है। तो भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आप जन्म के द्वारा प्राप्त कर लो, देशीकरण के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारत के नागरिक अपनी नागरिकता को खो देता है यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। खुद से अगर वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो खो देगा, या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। जब वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता खो देगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखना है, विचार करना। भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है और एक ही अधिवास है। सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। गलत। ये प्रावधान अमेरिका में किया गया है। भारत में कोई भी नागरिक बस भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक जो कि प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य हैं वे एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो कि दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पिता माँ या पिता माही, माता या माता माही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, वो भी भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सही कथन देखना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 171 से लेकर 371 से लेकर 371 आई तक प्रावधान किया गया है। यह सही। इन सभी राज्यों के लिए 371 से लेकर 371 आई तक प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया है। भारत में तो एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का सक्षम है, यानी पार्लियामेंट संसद ही नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे 7 वर्ष। 1955 में प्रावधान किया गया था कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो आपको कम से कम 7 वर्ष भारत में बिताना चाहिए एज ए भारतीय मूल के रूप में। और नागरिकता संशोधन बिल 2019 संविधान में पारित किया गया। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। अगला टॉपिक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण, इनमें से वह कारक जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है वह शक्तियों का पृथक्करण है। यानी लोकतांत्रिक देश में अगर हम शक्तियों का पृथक्करण करते हैं तो उसके द्वारा स्वतंत्रता को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। सही कथन देखना। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अब मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ समझौता है। यह किसने कहा था? यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि मूल अधिकार जो है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता या करार। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकार है वाद योग्य, यानी इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। यानी आपातकाल स्थिति जब लागू स्थिति होगी तो वहाँ अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। हाँ, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें गारंटी प्रदान करती है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति हैं। तो सभी सही है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15, अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 और आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं होगी। तो कानून के प्रति समानता होगी, सामाजिक समानता होगी और अवसर की समानता होगी, लेकिन आर्थिक समानता नहीं होगी। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 13 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। किसके संदर्भ में? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत किए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? ये अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। विधि का नियम यानी रूल ऑफ लॉ या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र एक ही होगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया है समता का अधिकार के अधीन। और समता का अधिकार कितने में है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। तो निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी है, ये भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम फलस्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जिसमें चाहे वो गैर सरकारी हो या फिर गैर अनुदान प्राप्त हो, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 15 और 15(4) और 16(4) में ओबीसी के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। कथन कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सही कह रहा है। और कारण कह रहा है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य
मानने के लिए निम्नलिखित में प्रावधान सक्षम है। तो संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 16 यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साथ मिलाकर जब पढ़ते हैं तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समान मान लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाता है। यदि कोई अपराध हम करते हैं अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ तो न्यायालय यह देख सकता है कि वह अपराध जो है अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है या नहीं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। एक तो अस्पृश्यता का निवारण हम कानून बनाकर कर सकते हैं, दूसरा शिक्षा की उन्नति के द्वारा एजुकेशन देकर, और तीसरा जन जागरण के द्वारा। इन तीनों के द्वारा अस्पृश्यता का निवारण समाज से किया जा सकता है। मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 17 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। सही है। कारण कह रहा है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो कारण भी सही है। कथन का कारण व्याख्या भी कर रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 17 के तहत, जो कि अस्पृश्यता निषेध करती है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, लेकिन यह आज़ादी निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की आज़ादी है। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 19 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। और अभी हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर झंडा अभियान भारत सरकार जो है लोकल सरकार प्रशासन के साथ मिलकर प्रत्येक घर में झंडा फहराने का प्रोग्राम चलाया था। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आता है? हम शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हो सकते हैं। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकता है। और नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये अवांछनीय आलोचना के कारण है। यानी नागरिकों को विचार करने और उसी विचार के अनुरूप अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होगी और उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तार्किक तौर पे लगाया जा सकता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 संबंधित है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता यानी निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त हो जाता है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो भाग 3 में गारंटी दी गई है कि स्वतंत्रताएं यानी जीवन की निजता का अधिकार भाग 3 में गारंटीकृत है और अनुच्छेद 21 के तहत है। भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत
निजता का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। मृत्युदंड 21 के दायरे में नहीं आता। संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है वह अनुच्छेद 21 है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया, यानी राइट टू एजुकेशन RTE का प्रावधान उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के तहत किया गया था और यह भाग 3 में अनुच्छेद 21A के तहत है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार होगा, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार होगा और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन होगा, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के को तर्क मानकर अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? यह धर्म की स्वतंत्रता से है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत बौद्ध आ जाते हैं, जैन और सिख तीनों आ जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। शोषण के विरुद्ध अधिकारों को शामिल किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित है, कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध पूर्ण निषेध है। जोखिमपूर्ण कारखानों में अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 के तहत है। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार इसको संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 30 के तहत है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद का शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना और उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल सही, उसकी डिफिनेशन नहीं दी गई है। कारण कह रहा है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर। अनुच्छेद 16(2) के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2) कह रहा है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या फिर भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सही कथन देखना है। K.M. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे। सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, ये भी सही है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों
का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को, यानी इनके तहत रिट जारी किए जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा की आत्मा कहा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। वैसे तो अधिकतर लोग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। कथन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा, सही है। कथन कह रहा अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। कारण सही भी है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 स्वयं में भी एक फंडामेंटल राइट है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 226 के तहत होगा। एक रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है हैबियस कार्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को 226 के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी हमें शरीर चाहिए। ये न्यायालय मांगता है। अगर किसी व्यक्ति को बिना आधार के गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। परमादेश बी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाई, यानी पूर्ण रूप से सूचित कीजिए। और अधिकार प्रच्छा होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से आप सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं। प्रतिषेध यानी अधीनस्थ न्यायालय का लेख होता है। सही सुमेलन मौलिक कर्तव्य यह संविधान का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और मूल ढांचे का सिद्धांत ये केशवा भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इंसान के अनैतिक व्यापार का निषेध यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत होगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के संबंध में स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A में है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केशवानंद भारतीवाद ने दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में। और संविधान की व्याख्या न्यायालय इसी के आधार पर करता है। मूल अधिकारों के संबंधित निर्णय का सही क्रम क्या है? A.K. गोपालनवाद 1950 का था। गोलकनाथवाद 1967 का था। केशवानंद भारतीवाद 1973 का था। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्सवाद आया 1980। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 जो कि मूल अधिकार से हटा दिया गया और भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। यह जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन करके किया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक विधिक या फिर कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं होगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। समानता, स्वतंत्रता, धर्म पालन एवं समान आवास के अधिकारों में से भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता।
तो समान आवास का अधिकार भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता, बाकी समानता, स्वतंत्रता और धर्म पालन का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया सूचना का अधिकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अधिकार दे दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 19 के तहत आता है। संविधान सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार को। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे वाक एवं स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के रूप में है और यह अधिकार का उल्लंघन होगा। उसकी वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध भी नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वे मौलिक अधिकार जो भारत में केवल नागरिकों को उपबंध है वो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, इसमें विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, यानी 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32 ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है विरोध का अधिकार नहीं है, यानी हड़ताल करने का अधिकार। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध क्या है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित होते हैं। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता को प्रत्याभूत प्रदान किया गया है अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। यहाँ शैक्षणिक अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। यह मूल अधिकार है और इसे अनुच्छेद 21(a) के तहत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। कथन करा राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अपरिहार्य है। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा मकान का अधिकार, इनमें से कौन मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो एक शिक्षा का अधिकार ही एक मौलिक अधिकार है। वही अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, यह जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित हिंदू शब्द में क्या नहीं है? तो ये पारसियों को नहीं रखा गया है, यानी हिंदू शब्द में जैन है, बौद्ध है और सिख को रखा गया है। भारत के किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभों का हकदार होगा। यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकेगा और उसका संचालन कर सकता है। साथ ही संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रमों का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अनुच्छेद 20(3) में किया गया है। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंशय से
संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 22(1) में प्रावधान है स्वयं की पसंद की अधिवक्ता यानी वकील द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22(4) में प्रावधान है निवारण निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22(7) कहता है संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों को निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। और अनुच्छेद 22(1) कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। मतलब ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार हो। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम निवारण निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है अधिकतम 3 माह तक। यह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था 1976 में। सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। जोखिम भरे उद्यमों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य बिना परछाई के, और अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलेंगे।